मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हम लोग कार्बन चैप्टर की थ्योरी को समाप्त कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पाठगत प्रश्न जो एनसीईआरटी की बुक के अंदर दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 68 पर पहला क्वेश्चन है कि CO2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दर्शाओ। तो सबसे पहले हमें बताना है कि CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार बनेगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों को बिंदु द्वारा दर्शाना होता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। हमें पता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कार्बन का नंबर होता है 6, 2,4, लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता 4 होती है। ऑक्सीजन के होता है 8, 2,6, इसके कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसको 2 हमें चाहिए, इसको क्या होते हैं, 2 चाहिए होते हैं। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है कार्बन के साथ, यानी कि ये कार्बन का एटम है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, और ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6। ऑक्सीजन के पास 6 हैं, तो ये क्या करता है ऑक्सीजन कि ये 2 की साझेदारी कर लेता है। 2 की साझेदारी करने के साथ साथ इसके ऑक्सीजन के भी 8 हो जाते हैं और इधर ऑक्सीजन के भी 8 हो जाते हैं, और कार्बन के भी जब 2 की साझेदारी करता है तो 4 मिल जाते हैं, तो कार्बन के भी 8 हो जाते हैं, यानी कि अंतिम संरचना पूरी हो जाती है और ये गैस बन जाती है, CO2 गैस। जिसकी भी लास्ट सेल पूरी हो जाती है वो गैस बन जाती है। तो ये बन गई, ये हो गया हमारा CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये है हमारी CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यानी इलेक्ट्रॉनों को बिंदु द्वारा दर्शाना है बस। और इसको हम सबसे पहले लिखते हैं इस तरह से C+O, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि 2 की साझेदारी, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो डबल बॉन्ड, अगर 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो सिंगल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड। ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, कार्बन का जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने फर्स्ट वीडियो में ये पढ़ा था। तो इसका आंसर हो गया कि SO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमने इस तरह से दर्शाई है जैसे कि अभी मैंने दर्शाई थी, ये आंसर है। अगला है कि सल्फर के 8 परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना दर्शाइए, जो कि अगले पेज पे दी गई है। ये है सल्फर के 8 परमाणु की संरचना, क्योंकि सल्फर का हमें पता है, सल्फर का नंबर होता है, सल्फर होती है 16 पे, तो सल्फर का आता है 2,8,6, इसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे 2 चाहिए होते हैं। तो 8 सल्फर मिलकर आपस में ही क्या कर लेती हैं, साझेदारी कर लेती हैं। इस तरह से ये सल्फर जो है यहाँ पे 2 की साझेदारी अपने अपने के साथ ही कर लेती है। जैसे इसने 2 की साझेदारी ये करती हैं, इसी फिगर में हम देख लेते हैं। जैसे इसके पास, सबके पास कितने, 6 हैं, लास्ट सेल में इसके कितने हैं, लास्ट सेल में 6 हैं। तो ये 6 क्या करती है, एक जो ये सल्फ़र है ये इसके पास 6 हैं, तो ये 2 इससे ले लेती है, और ये क्या करता है, फिर ये अपने वाले 2 इसे दे देता है, अपने वाले 2 इसे, और अपने वाले 2 इसे, अपने वाले 2 इसे, 2 इसे, तो सबके 8 हो जाते हैं और ये साझेदारी से काम करते हैं। इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, इसीलिए सबके बीच डबल बॉन्ड आता है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो ये S8 की बिंदु संरचना है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। और थर्ड है कि पेंटेन के लिए आप कितने समावेवी का चित्रण कर सकते हैं, पेंटेन कैसे कैसे बना सकते हैं। तो हमें पता है पेंटेन में 4 कार्बन परमाणु होंगे, C, और कौन सा लगाना है, N, यानी सारे सिंगल बॉन्ड ही रहने। तो यहाँ हम लिख सकते हैं CH3, क्योंकि 1 और 3 4, यहाँ लिख सकते हैं CH2 और CH3, क्योंकि 3 और 1 4, यहाँ 3 हाइड्रोजन जुड़े, 1 कार्बन, 4, 2 हाइड्रोजन और 2 इधर उधर, तो 4, 2 इधर उधर और 2 ये, 2 इधर, 2 ये और 2 इधर उधर, 2, 4 और 2 ये और 2 ये, 4, यानी कि हर कार्बन की 4। तो एक तो इस तरह से दर्शा सकते हैं, दूसरा किस तरह से, ये कह रहा है कि पेंटेन को किस तरह से दर्शा सकते हैं, इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, और इसे हम डायरेक्ट भी दर्शा सकते हैं। कितने, 1 2 3 4 5 C5, H कितने हैं हमारे, 5 हैं, तो ये जाएगा 5 × 10 = 12, H12 होंगे, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 3 12, ये 12 होंगे, क्योंकि CnH2n प्लस। तो इस तरह से भी हम पेंटेन की संरचना लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और इस तरह से भी लिख सकते हैं, C, और ये रहा C, H, ये भी हमारी पेंटेन की संरचना है, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे पेंटेन के ही समावेवी हैं। अगला है कि साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन संरचना की बताइए। तो साइक्लोपेंटेन होता है हमारा C5H10, और C5H10 की इलेक्ट्रॉन बंधु संरचना
इलेक्ट्रॉन बंधु संरचना कुछ इस प्रकार दी गई है। ये होती है हमारी C5 साइक्लोपेंटेन। ये साइक्लोपेंटेन कुछ इस तरह का होता है। ये होता है हमारा साइक्लोपेंटेन। यहाँ पे हर एक पे C होता है, यहाँ भी C, यहाँ भी C, यहाँ भी C, यहाँ भी C, तो 5 C हो गई है, तो इसे बोलते हैं साइक्लोपेंटेन। अब यहाँ पे H अपने अकॉर्डिंग लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड दिए हुए, तो कितने आएंगे, 2 ही H आएंगे, 2 ही H आएंगे, 2 ही H आएंगे, क्योंकि 1 2 1 2 इस तरह से CH2 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 आएगा सब में, तो ये सारे CH2 CH2 आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए। एथेनोइक अम्ल, तो एथेनोइक अम्ल अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। एथेनोइक अम्ल होता है हमारा एसिटिक एसिड CH3CH3COOH। इसकी संरचना बनानी है तो हम बना सकते हैं COOH और यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H, क्योंकि CH3 है, 3 H जुड़े हैं, तो इसकी संरचना बन गई है। तो ये किसकी संरचना हो गई, एथेनोइक एसिड की। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रोमोपेंटेन बनाइए। ब्रोमोपेंटेन क्या होता है, ब्रोमोपेंटेन तो यानी कि पेंटेन से क्लियर हो रहा है, हमें 5 कार्बन लेने पड़ेंगे, C, तो हमने 5 कार्बन ले लिए। अब किसी भी कार्बन के साथ हमने क्या लगा दिया, ब्रोमीन, ये हो गया ब्रोमो, ये हो गई ब्रोमोपेंटेन। ये ब्रोमोपेंटेन की हमने संरचना बना दी। अब इसमें हमें H पूरे करने पड़ेंगे संयोजकता पूरी करने के लिए। जैसे यहाँ पे एक ही बॉन्ड जुड़ रहा है, तो यहाँ पे कितनी संयोजकता पूरी हो रही, 1, तो इसके साथ 3 H जोड़ देंगे तो कार्बन की चारों संयोजकता पूरी हो जाएंगी, 3 और 1 4। अब यहाँ पे 1 2 पूरी हो रही, तो CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे 1 2 हो रही हैं, और यहाँ पे भी CH2। तो ये हो गया हमारा ब्रोमोपेंटेन। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH2 यहाँ ना जोड़ के ऊपर H नीचे H, ऊपर H नीचे H, ऊपर H नीचे H, लास्ट में 3 H, क्योंकि यहाँ पे 4 से होता है, 1 2 3 4, तो इसे हम इस तरह से बना सकते थे, ब्रोमोपेंटेन। अगला है हमारा ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन हमें पता है C डबल बॉन्ड जब आता है तो वहाँ पे ओन ग्रुप होता है, तो हमें C डबल O बॉन्ड दिखाना है इसमें। और कौन सा, ब्यूट, यानी कि 4 कार्बन लेने हैं, 1 2 3 4, तो किसी एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लगा दिया हमने, जो कि ओन ग्रुप है, बाकी के साथ संयोजकताएं पूरी कर दी, 1 2 3 4, तो 3 H लगा दिए, 1 2 3 4 2 H लगा दिए, इस तरह से हमने संयोजकताएं पूरी कर दी, तो ये हो गया हमारा ब्यूटेनोन। अगला है हेक्सेनल। हेक्सेनल हमें पता है, जो हेक्सेनल अल जो ग्रुप जुड़ता है, अल ग्रुप जुड़ता है CHO में, तो यहाँ पे हमें CHO लेना पड़ेगा, तो ये हमारा CHO लगा हुआ है। हम चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट CHO ही लिख सकते थे, C डबल बॉन्ड H ना लिख के CHO ही लिख देते। तो यहाँ पे कितने हैं हेक्सेनल, यानी कि 6 C होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 C है, और बाकी इनकी संयोजकताएं पूरी कर दी 4 4, तो यहाँ पे 4 करने के लिए हमें 3 H जोड़ने पड़े, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, और लास्ट में लगा दिया CHO, तो ये बन गया हमारा हेक्सेनल। तो ये हेक्सेनल, ये पाठगत प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन तथा एथाइन का मिश्रण, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु का मिश्रण उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता? हमें पता है कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा केवल 21% ही है। हम जानते हैं कि जो वायु होती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 21% ही होती है, और वायु की उपस्थिति में एथाइन पूर्ण रूप से दहन नहीं हो पाता, जिसके कारण एक काली ज्वाला और ऊष्मा निकलेगी, जबकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक स्वच्छ नीली ज्वाला निकलेगी, और साथ साथ में अच्छी ऊष्मा प्राप्त होगी, जिसके कारण एथाइन के साथ ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। हम वायु के साथ प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वायु के साथ ओनली 21% ही ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन जब कम मिलेगी तो उतनी अच्छी ज्वाला आग की जो वेल्डिंग करते हैं तो उतनी अच्छी हीट वहाँ पे प्रोवाइड नहीं होगी। वेल्डिंग में हमें ज़्यादा हीट चाहिए होती है, ज़्यादा हीट तब मिलेगी तब हम ऑक्सीजन देंगे। ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगी तो वहाँ पे ज्वाला ज़्यादा अच्छी उत्पन्न होगी, ज्वाला ज़्यादा अच्छी उत्पन्न होगी तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा अच्छा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा अच्छा होगा तो उसकी ऊष्मा ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगी, जिससे कि वेल्डिंग अच्छी होगी। अगला क्वेश्चन है कि आप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर करेंगे? अगर कहीं एक अल्कोहल रखा और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल रखा है तो कैसे अंतर करेंगे? तो सबसे पहले उनको 2 ट्यूब में भरो, 2 टेस्ट ट्यूब जो आती है उनमें ट्यूब नली में भरो, परख नलियाँ जिन्हें बोलते हैं, 2 परख नली में भरो, और दोनों परख नली में कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लो, थोड़ा सा एक में कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लो और एक में क्या ले लो, अल्कोहल। दोनों में, एक में कार्बोक्सिलिक अम्ल एक में अल्कोहल ले लो। अब इनके ऊपर क्या करो, एक Na2CO3 डाल दो, दोनों परख नलियों में Na2CO3 डाल दो। जिस भी परख नली में बहुत ही बदबूदार CO2 गैस निकलेगी उसमें अम्ल होगा, क्योंकि अम्ल CO2 गैस रिलीज करते हैं। और अगर अल्कोहल है तो उसमें डाल दो पोटेशियम परमैंगनेट। अगर पोटेशियम परमैंगनेट दोनों में डालो, अगर परमैंगनेट डाल रहे हैं तो वहाँ पे जो पोटेशियम परमैंगनेट का रंग गुलाबी रहता है, अगर अल्कोहल होगा तो उसका रंग गुलाबी रहेगा, और अल्कोहल अगर नहीं होगा, अम्ल होगा, तो उसका रंग गायब हो जाएगा। तो इस तरह से हम पहचान करते हैं कि वो अम्ल है या अल्कोहल है। तो आज हमने ये NCERT के पाठगत प्रश्न समाप्त किए। बहुत बहुत धन्यवाद।